नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 4 मार्च 2025 का इंडिया का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। देखिए, प्रतिदिन सुबह लगभग पिछले 5 से 6 महीनों से रेगुलर मेरी आपको क्लास मिल रही है, जिसके अंदर अपन डेली की डेली उस दिन के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस के साथ समझते हैं, यानी करंट अफेयर का 360 डिग्री व्यू कवर करते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपको इस क्लास की पीडीएफ को जरूर लेना है, क्योंकि पीडीएफ के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे जो उस क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। पीडीएफ कैसे मिलेगी वो इस क्लास के अंत में अपन उस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए पहले आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हिमशील्ड 2024 ग्रैंड चैलेंज का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया? अभी एक प्रोग्राम किया गया जिसका नाम है हिमशील्ड 2024 ग्रैंड चैलेंज। इसका आयोजन किसने किया, आपसे ये पूछा है। तो किसने किया? सी डेक तिरुवनंतपुरम में किया गया था। इसने किया था, सी डेक ने किया था। कहाँ पर किया था? तिरुवनंतपुरम में किया था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। सी डेक तिरुवनंतपुरम द्वारा आयोजित हिमशील्ड 2024 ग्रैंड चैलेंज का समापन कब हुआ था? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर इसका समापन किया गया था। इस आयोजन के अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, किस पर मेन फोकस किया गया, किस पर ध्यान केंद्रित किया गया? तो ग्लेशियर झील विस्फोटक बाढ़ शमन पर विशेष ध्यान दिया गया, जिसको शॉर्ट में उन्होंने GLOF गोल्फ बोला था। क्या? ग्लेशियर झील विस्फोट बाढ़ शमन, इस पर विशेष ध्यान दिया गया था। सीडेक के द्वारा तिरुवनंतपुरम में इसका आयोजन करवाया गया था। इसका नाम था हिमशील्ड 2024 ग्रैंड चैलेंज। इसका समापन कब हुआ? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, जो विज्ञान दिवस आता है उस अवसर पर इसका समापन किया गया। तमिलनाडु के बन्नारी अम्मन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने इसमें शीर्ष पुरस्कार जीता था। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। जो हिमशील्ड 2024 ग्रैंड चैलेंजर हुआ था उसके अंदर जो शीर्ष पुरस्कार है वो किसने जीता था? तो तमिलनाडु के बन्नारी अम्मन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने जीता था। बीट्स मसेरा और वाडिया इंस्टीट्यूट देहरादून ने प्रथम उपविजेता के रूप में इस प्रोग्राम में रहे थे। IIT भुवनेश्वर की जो क्रायोसेंस टीम है वो दूसरी उपविजेता के रूप में रही थी। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखो, वनडे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आने की 100% संभावना है। उसके बाद में जो भी चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूं वो अगर पेपर क्वालिटी का आता है तो चीजें वहां से आएगी। इसीलिए जब हम आपको ये पीडीएफ देंगे, पीडीएफ में ये क्वेश्चन लिखा होगा, उसका ये राइट आंसर दे रखा होगा, उसके नीचे सारी चीजें हैं वो सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स की फॉर्मेट में लिखी हुई मिल जाएगी। इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में मैंने आपको क्या क्या एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं। सी डेक तिरुवनंतपुरम के द्वारा हिमशील्ड 2024 ग्रैंड चैलेंजर का आयोजन किया गया, जिसका समापन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर किया गया था। इस कार्यक्रम के अंदर ग्लेशियर झील विस्फोट बाढ़ शमन, जिसको GLOF बोलते हैं, उस पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। तमिलनाडु की जो बनारी अमन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उसने शीर्ष पुरस्कार जीता था। बीट्स मसेरा और वाडिया इंस्टीट्यूट देहरादून ने प्रथम उपविजेता के रूप में खिताब जीता था। वहीं तीसरे स्थान पर, या जिसको अपन दूसरा उपविजेता बोल सकते हैं, वो खिताब किसने जीता था? IIT भुवनेश्वर की क्रायोसेंस टीम है वो दूसरे उपविजेता के रूप में रही थी। तो ये सारे फैक्ट एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और सारे फैक्ट अपनी पीडीएफ के अंदर सिस्टमेटिक तरीके से लिखे हुए मिल जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अपना अगला क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई 3 मार्च को, कल मनाया गया था। कौन सा दिवस? ये चीज आपको ध्यान रखना है। 3 मार्च कौन सा दिवस? संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्य जीव दिवस। इस दिवस को विशेष ध्यान रखना। जंगली जंतु हो गए, पौधे हो गए, उनको मान्यता देने के लिए, उनको एक त्योहार के रूप में उनको बढ़ावा देने के लिए अपन ये दिवस मनाते हैं 3 मार्च को, संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्य जीव दिवस। 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिन की स्थापना की गई थी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये दिवस अपन कब से मना रहे हैं? 2013 से अपन ये दिवस मना रहे हैं। ठीक है। इस दिवस के अंदर वन्य जीव और जो लुप्त प्राय वनस्पतियां हैं, ऐसी प्रजातियां जो लुप्त हो गई हैं, और एक जो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर जो कन्वेंशन हुई थी, सिटीज की बैठक हुई थी 1973 के अंदर, उसमें भी इस दिवस को मनाने पर जोर दिया गया था। लेकिन इसको मनाया कब गया था? पहली बार 2013 के अंदर मनाया गया था। ठीक है। लोग जो पृथ्वी अपना ग्रह है उसका समर्थन करें और उस समर्थन के अंदर वन्य जीवों की जो भूमिका है उसको बढ़ा चढ़ाकर इस दिन बताया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्य जीव दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। यानी मोटा मोटी चीज ये है, जो पृथ्वी पर वन्य जीव रहते हैं उनकी क्या भूमिका है उस पर प्रकाश डालने के लिए अपन ये दिवस मनाते हैं।
प्रत्येक दिवस की डेट, सबसे पहले उस दिवस को कब मनाया गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसकी थीम, जिस वर्ष मनाया जाता है। करंट में तो थीम है, बाकी तो सारा स्टैटिक्स जीके है भाई। 3 मार्च 2013 से इस दिवस को मनाया जा रहा है। 2013 में जो एग्जाम थे उसमें करंट अफेयर था, फिर तो ये स्टैटिक्स जीके बन गया। अब क्या है, 3 मार्च को अपन ने वापस मनाया इस साल। अब करंट में चीज ये बनती है कि 2025 के अंदर WWD की थीम क्या थी, जो राष्ट्र विश्व वन्यजीव दिवस है उसकी थीम क्या थी, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपुल एंड प्लैनेट्स, ये इसकी थीम थी। एग्जाम में अगर ये थीम आएगी, अगर ये क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाएगा, इस क्वेश्चन के आसपास का कोई क्वेश्चन बनता है, तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है, संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्यजीव दिवस की थीम क्या है। तो आपको ध्यान रखना है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपुल एंड प्लैनेट। मैं एक एक चीज को 3-3 बार क्लास में बोलता हूं ताकि आपको सारी चीजें यहीं याद हो जाएं। केवल ये एक पीडीएफ पढ़ना तो आपका बहाना है, पीडीएफ पढ़ लोगे। देखो, किसी चीज को अगर आपने वीडियो क्लास में देख लिया, उसके बाद तुरंत अगले दिन या उसी दिन अगर आप इसकी पीडीएफ को भी कवर कर लेते हो, तो ये पूरी संभावना रहेगी कि आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। इसीलिए रिवीजन बहुत जरूरी होता है। रिवीजन के लिए आपके पास क्या है करंट अफेयर में, ये पीडीएफ ही तो है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है, तो इसको ले लेना। और याद क्या रखना है, 3 मार्च को अपन क्या बनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्यजीव दिवस मनाते हैं। इसकी थीम आपको याद रखनी है। इस बार 2025 की थीम क्या थी, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लेनेट। ठीक है, ये पूछी जाएगी। कब से मनाया जा रहा है, 2013 से मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अब चलते हैं आज का अपना अगला क्वेश्चन क्या है। तीन मार्च 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री, अच्छा स्क्रीनशॉट आ गया, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा ये सिर्फ। 3 मार्च 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर स्थायी डेयरी प्रथाओं पर कार्यशाला का उद्घाटन किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 3 मार्च कब था, कल ही था, कल की घटना है। 3 मार्च 2025 को भी वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री कौन है, अमित शाह है। उन्होंने किस स्थान पर स्थायी डेयरी प्रथाओं पर कार्यशाला का उद्घाटन किया, तो भारत मंडलम नई दिल्ली। अब देखिए, दो जो ऊपर वाले ऑप्शन है ना बड़े कंफ्यूजिंग वाले, विज्ञान भवन नई दिल्ली, भारत मंडलम नई दिल्ली। अगर अपन ने शेर याद कर लिया और वहां पर अगर एग्जैक्ट जगह पूछ ली तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आपको एग्जैक्ट जगह याद रखनी है, भारत मंडलम नई दिल्ली। मैं क्या बोल रहा हूं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 मार्च 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में एक कार्यशाला का उद्घाटन किया, जिसमें स्थायी डेयरी प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया था। ठीक है, इस पर एक एमओयू हुआ था इस कार्यक्रम के अंदर बायोगैस प्लांट पर। कई राज्यों में बायोगैस प्लांट स्थापित करने को लेकर कई समझौते इसके अंदर हुए थे। कार्यशाला का आयोजन पशुपालन एवं डेयरी विभाग और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा करवाया गया था। किस किस ने इस कार्यशाला का जो आयोजन है वो करवाया था, एक तो पशुपालन एवं डेयरी विभाग था, इसके अलावा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। अब इस क्वेश्चन को अगर रिवर्स पूछ लिया जाए कि भाई इसका उद्घाटन किसने किया था, और वहां पर अगर आपसे पशुपालन एवं डेयरी विभाग के संबंधित अधिकारी या कोई नेता का नाम दे दो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया था। कब किया था, 3 मार्च को किया था। कहाँ किया था, भारत मंडलम नई दिल्ली में किया था। इसका आयोजन किसने करवाया था, तो पशुपालन एवं डेयरी विभाग और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा इसका आयोजन करवाया गया था। इसके अंदर बायोगैस प्लांट को लेकर कई सारे एमओयूज हुए थे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। स्थायी डेयरी प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए ये कार्यशाला हुई थी नई दिल्ली के अंदर। ये चीज आपको याद रह जाएगी जहां तक मुझे उम्मीद है। अगला, पंचायती राज मंत्रालय ने सशक्त पंचायत नेत्री अभियान क्यों शुरू किया। एक चीज तो ये ध्यान रखना है, पंचायती राज मंत्रालय ने एक अभियान शुरू किया है, सशक्त पंचायत नेत्री। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान किसने शुरू किया था, तो किसने शुरू किया था, पंचायती राज मंत्रालय ने किया था। अब इस अभियान को शुरू क्यों किया गया, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। ये अभियान पता है कब से शुरू होने वाला है, ये अभी आज से ही शुरू होने वाला। अभी तो अभी टाइम है 11 बजे इसका उद्घाटन है, 4 मार्च। करंट का मतलब है अभी जस्ट की करंट पढ़ो आप मेरे से, लेट नहीं, ठीक है। अभी 1 घंटे बाद में ये घटना घटित होने वाली है। 4 मार्च 2025 को पंचायती राज मंत्रालय वो सशक्त पंचायत नेत्री अभियान शुरू कर रहा है। कहां से करेगा, विज्ञान भवन नई दिल्ली से। विज्ञान भवन कहाँ है, विज्ञान भवन है नई दिल्ली में, यहां से इसका अभियान की शुरुआत होगी। ठीक है, इस कार्यक्रम के अंदर स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, महिला सरपंच और पंचायत प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के लिए
ये काम किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। महिला सरपंचों और पंचायत प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के लिए सशक्त पंचायत नेत्री अभियान शुरू किया जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है, जो पंचायत सशक्त नेत्री अभियान है, इस कार्यक्रम के तहत स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। ठीक है, पीआरआईज में महिलाओं की भागीदारी है, पंचायती राज के अंदर महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व है, स्थानीय स्वशासन की भूमिका में बदलाव के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें इसके आसपास गई थी। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या की जाएगी, याद रखना है, 1200 से अधिक। क्या होगा सर 1200 से अधिक, बताओ। 1200 से अधिक महिला नेताओं को लैंगिक हिंसा कानून की जानकारी दी जाएगी और WER सम्मान दिया जाएगा। तो ध्यान रखना है, 1200 से अधिक महिला नेताओं को लैंगिक हिंसा की कानूनी जानकारी दी जाएगी और साथ में WER सम्मान दिया जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय वो सशक्त पंचायत मैत्री अभियान की शुरुआत कर रही है, जो कि 4 मार्च 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली से इसका प्रारंभ होगा। और ये महिला सरपंचों, यानी अपन सीधा सीधा ये बोल सकते हैं, स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी पर इस कार्यक्रम के तहत जोर दिया जाएगा। इसीलिए ये कार्यक्रम क्या है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तिरुपति में 1000 करोड़ रुपए के हरित हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तिरुपति के अंदर भी 1000 करोड़ रुपए के हरित हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया गया था, और वो क्या किसके द्वारा किया गया था? चंद्रबाबू नायडू के द्वारा। चंद्रबाबू नायडू वर्तमान में है कौन, आप जानते हो? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है। कौन है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? तो वो है चंद्रबाबू नायडू। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इन्होंने अभी तिरुपति में 1000 करोड़ रुपए के हरित हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया था। अब क्वेश्चन क्या बनता है, अभी हाल ही में 1000 करोड़ रुपए के हरित हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो आंध्र प्रदेश के अंदर किया गया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री CF जो चीफ मिनिस्टर है चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने तिरुपति में हीरो फ्यूचर एनर्जी के 1000 करोड़ रुपए के हरित हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया था। ये किसने डाला था? HFE, हीरो फ्यूचर एनर्जी। सॉरी भाई, 1000 करोड़ रुपए का जो हरित हाइड्रोजन का प्लांट है वो किसका है? HFE का है। HFE कौन है? हीरो फ्यूचर एनर्जी का ये प्लांट है। ठीक है, और ये एक हरित हाइड्रोजन प्लांट है। औद्योगिकीकरण के डिकार्बोनाइजेशन के लिए ये प्लांट लगाया गया है। ये प्लांट औद्योगिक हीटिंग के लिए हरित हाइड्रोजन को LPG और PNG के साथ मिलाने का काम करेगा। और इंपॉर्टेंट चीज ये है, कहां पर खुला? ये आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ा प्लांट है। 1000 करोड़ रुपए इसमें खर्च हुए। HFE हीरो फ्यूचर एनर्जी ने ये प्लांट लगाया है, जिसका उद्घाटन चंद्रबाबू नायडू ने किया है। चंद्रबाबू नायडू वर्तमान में कौन है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है। तो इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब यही है कि जो ये 1000 करोड़ रुपए का प्लांट लगाया गया हरित हाइड्रोजन का, वो किस राज्य में है? तो वो आंध्र प्रदेश में है। आपको पता लग ही गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अंतरराष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस कब मनाया जाता है? एक दिवस है भाई, जिसका नाम क्या है? अंतरराष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस। ये मनाया जाता है 1 मार्च को। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में एकदम राइट ऑप्शन है, अंतरराष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस। व्हील चेयर का मतलब समझते हो? जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं वो व्हील चेयर पर, जो मतलब दिव्यांग अलग अलग टाइप के होते हैं भाई। इस प्रकार के दिव्यांग जिनका एक हाथ नहीं है, तो वो व्हील चेयर पे क्या करेंगे? पैर तो है, यानी जो पैरों से चल नहीं पाते, फिर वो क्या व्हील चेयर का सहारा लेते हैं। तो इस दिवस का उद्देश्य कहीं ना कहीं दिव्यांग लोगों से जुड़ा होगा। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान ये रखना, अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस मनाया कब जाता है? तो 1 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस। इस दिवस का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से रहने और समाज में पूर्णतः भाग लेने में सक्षम बनाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जो ये दिवस है अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस, इसका उद्देश्य है दिव्यांग व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से रहने और समाज में पूर्णतः भाग लेने में सक्षम बनाना। ठीक है, सुगम्य यात्रा का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी। एक यात्रा है जिसका नाम है सुगम्य यात्रा। सुगम्य यात्रा का आयोजन कब हुआ था? 1 मार्च को सुगम्य यात्रा का आयोजन हुआ था। ठीक है, कहां पर हुआ था? नई दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर यह आयोजन हुआ था। कहां पर? राजीव चौक, नई दिल्ली। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन कहां पड़ता है? नई दिल्ली के अंदर पड़ता है। तो राजीव चौक नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर सुगम्य यात्रा का आयोजन हुआ था। इसके अंदर हुआ क्या था? दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग जो है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग है, जिसको MSJE बोलते हैं,
विकलांग व्यक्तियों के लिए जो मुख्य आयुक्त है वर्तमान में CCPD है, इन सब ने यहाँ पर इस आयोजन में भाग लिया था। तो बड़ा कार्यक्रम था। सुगम्य यात्रा है, आपसे पूछा जा सकता है सुगम्य यात्रा का आयोजन कहाँ पर हुआ था? राजीव चौक मेट्रो स्टेशन नई दिल्ली में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस के अवसर पर हुआ था, 1 मार्च को हुआ था। ठीक है, और ये दिवस क्यों मनाते हैं? दिव्यांग व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से रहने और समाज में पूर्णतः भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए अपन ये दिवस मनाते हैं। ये चीज आपको विशेष फोकस करके ध्यान रखनी है। देखिए, मुझे उम्मीद है मैं आपको करंट अफेयर में जो भी चीजें पढ़ा रहा हूं वो आप अच्छे से समझ पा रहे हो, क्योंकि मैंने आपको एक ऑप्शन दे रखा है। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो ये कमेंट बॉक्स आपके लिए है। आप उसमें बताइए कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई, उसको समझाने का काम मेरा है। अगर सारी चीजें समझ में आती हैं फिर भी ये कमेंट बॉक्स आपके लिए है। फिर आप एक अच्छा कमेंट करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं कल और अच्छी क्लास लेके आऊँगा। ऐसे में मेरा 100% दे रहा हूँ, टाइम टू टाइम आपको क्लासेस दे रहा हूँ, टाइम टू टाइम आपको PDF दे रहा हूँ फ्री में। यार अगर कोई रेगुलर आके इंडिया और राजस्थान जी के दोनों आपको पढ़ा के चला जाए तो और क्या चाहिए बताओ, है? उसके बदले में फ्री तो कैसे सर? आप बोल रहे हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, तो वो तो करना ही है, उसमें कौन से पैसे लग रहे हैं? मुझे तो पता नहीं है, मैं यूट्यूब चलाता नहीं हूँ। तो आजकल क्या यूट्यूब ने ऐसा सिस्टम तो नहीं कर दिया है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको 2 रुपये देने पड़ेंगे? कर देना चाहिए ऐसा सिस्टम। 1 रुपये क्रिएटर के पास जाए, 1.5 रुपये क्रिएटर के पास जाए, 50 पैसे यूट्यूब के पास रहे हैं। तो आप फालतू के चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे, कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लगता है, अगर आपका अच्छा कमेंट आता है तो सच में अच्छा लगता है। बाकी ये विश्वास रखो, इस क्लास से बाहर सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि डेली के डेली सर क्वेश्चन तो डेली के डेली 10-12 करवाते हो। 10-12 में कभी करंट अफेयर कवर होता है? महीने के कितने क्वेश्चन हुए एक बार जोड़ो, 350 से 400 क्वेश्चन होते हैं। तो करंट अफेयर में और कितनी घटनाएं होती है महीने में? इससे ज़्यादा थोड़ी होती। रोज की 10 से 12 घटना इंपॉर्टेंट होती है। उसके अलावा करंट अफेयर का मतलब तो ये होता है हाल ही में जो भी घटना घटित हुई है वो सारी करंट अफेयर में आती है। तो फिर मैं तो वो न्यूज़ रीडर बन जाऊँ, वो न्यूज़ पढ़ना शुरू कर दूँ? ऐसा नहीं है, चीज़ें वही पढ़ाई जाएगी जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? अभी एक आयोजन हुआ भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025। इसका आयोजन हुआ भाई मुंबई के अंदर। कहां पर हुआ? मुंबई के अंदर हुआ था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कब हुआ था आपसे ये पूछा जा सकता है। तो 4 मार्च 2025, यानी आज इसका आयोजन होने वाला है। अभी 11 बजे से ये कार्यक्रम होने वाला है। तो अभी मैंने पढ़ा दिया, आज 2 इंपोर्टेंट 11 बजे से कार्यक्रम होने वाले, दोनों मैंने आज की क्लास में आपको पढ़ा दिया है। 4 मार्च 2025 को मुंबई के अंदर भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन होने वाला है। मुख्य फोकस क्या रहेगा? उद्योग जगत के नेताओं, नियामकों और वित्तीय संस्थाओं के साथ बढ़ते साइबर खतरों के बीच डिजिटल भुगतान सुरक्षा को मजबूत करना। इसका मतलब क्या हुआ? आजकल आपको पता है ज्यादातर लोग क्या चलाते हैं? फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, केस रखना, केस फ्लो तो बिल्कुल बंद सा हो गया है, पूरा डिजिटल ही हो गई ये चीजें। अब पहले जब केस चलता था तो क्या होता था? किसी को चोरी करना होता तो क्या करता था? वो पर्स चुराता था, बैग में से पैसे निकालता था, यहाँ जींस के कट मार के निकाल लेता था पैसे। अब क्या हो गया है? अब जेब में तो कुछ है ही नहीं, जो है वो तो डिजिटल रूप से फोन में है, फोन पे में है, गूगल पे में है, पेटीएम में है। तो अब साइबर खतरे बढ़ गए हैं। साइबर कैसे? आपके पास फोन आएगा, आपसे OTP ले लेंगे, आप OTP नहीं देंगे, आप बहुत तेज हैं, आपको लिंक भेजेंगे, लुभावनी लुभावनी आपको लिंक भेजेंगे, जिस पर आप क्लिक करोगे आपके खाते में से पैसे खाली हो जाएंगे। कुछ ही नहीं करोगे तो आपको क्या कहेंगे? सट्टे का प्रमोशन करेंगे, आप इस बेटिंग ऐप पे आ जाओ, यहाँ पर इतने देखो मैंने इतने रुपए जीते हैं। तो चलता है ना आजकल, कलर ट्रेडिंग वगैरह आ रही है ना, तो इतने पैसे जीतोगे आप, ये आ जाओ, यहाँ आ जाओ, फिर आप वहाँ डाल दोगे पैसे। तो ये साइबर खतरे ही तो है। डिजिटल भुगतान सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, साइबर खतरों को कम करने के लिए ये कार्यक्रम हुआ था, भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025। 4 मार्च आज होगा, मुंबई के अंदर इसका आयोजन होगा। विशेष रूप से साइबर सुरक्षा पर जोर दिया जाएगा। ठीक है, भारत की आर्थिक वृद्धि और वित्तीय अखंडता के लिए साइबर लचीलेपन को आज भी अपन महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि अगर साइबर खतरे जितने कम होंगे भारत डिजिटल रूप से उतना ही आगे बढ़ेगा, भारत के व्यापार उतने ही आगे बढ़ेंगे। अगर ये डिजिटली ये साइबर खतरे बढ़ने लगे तो कौन फिर फोन पे चलाएगा? फिर वही वापस पुरानी वाली नीति पे आ जाओगे। तो उस हिसाब से आज के युग में मोदी जी का ऐसा मानना है कि विकास होगा नहीं, सबको रहना तो ऑनलाइन ही पड़ेगा। तो इसीलिए अब इन खतरों को कम करना है। आगे चलते हैं। विदर्भ ने शानदार जीत के साथ कौन सा रणजी खिताब जीता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई, इस बार की रणजी ट्रॉफी किसने जीती है? विदर्भ की टीम ने जीती है। किसकी? विदर्भ की टीम ने जीती है। और ये तीसरी बार, ये तीसरा खिताब है विदर्भ टीम का। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। विदर्भ ने किसको हराया था? तो फाइनल मैच हुआ था, कल ही हुआ था, विदर्भ वर्सेस केरल के मध्य मैच हुआ था। ये क्या है? ये विजेता है। ये कौन है? ये उप विजेता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी।
केरल इस बार रणजी ट्रॉफी में उपविजेता रही थी और विदर्भ की टीम है वो विजेता रही थी। ठीक है, नागपुर के अंदर वीसी स्टेडियम के अंदर कल फाइनल हुआ था, जिसके अंदर अपना तीसरा रणजी खिताब जीता है विदर्भ की टीम ने। विदर्भ की टीम के कप्तान कौन थे? अक्षय वाडकर। अक्षय वाडकर, पहली पारी के अंदर अक्षय वाडकर ने बहुत शानदार बैटिंग की थी, जिससे उनकी बढ़त बहुत मजबूत हो गई थी और फिर उसके बाद में उन्होंने सेकंड पारी में हरा दिया था केरल की टीम को। ठीक है, दर्शन नालकंडे का शतक आया था, अक्षय कर्णेवार ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था जीत के अंदर। ये सारी चीजें तो आपको याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट है, ये रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित होती है बताना मुझे। लड़के तो बता देंगे, लड़कियां थोड़ी दिक्कत में आएगी। क्रिकेट, क्रिकेट से संबंधित है और इस बार विदर्भ की टीम ने जीती है, केरल उपविजेता रही है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। आजकल स्पोर्ट के अंदर कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन भी आने लगे, जिसके अंदर कोई भी टीम अगर खिताब जीतती है ना, उसके कप्तान पूछे जाते हैं। ठीक है, अक्षय वाडकर विदर्भ टीम के कप्तान थे और विदर्भ ने इस बार अपना तीसरा रणजी का खिताब जीता है। ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है। अगले आगामी एक वर्ष के लिए IMP क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 97वें ऑस्कर पुरस्कार बोलो ना, मैं भी क्या प्योर हिंदी में आ गया क्या। 97वें ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? सबसे पहले तो आपसे ध्यान यही रखना है, 2025 के अंदर जो ऑस्कर पुरस्कार दिए गए वो किस क्रम के थे? 97वें क्रम के थे, 97। 97वें क्रम के ऑस्कर पुरस्कार 2025 के अंदर भी हुए थे। कौन से? 97वें, 97। ये आंकड़ा, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, 97। इससे पहले 96 बार हो चुके थे। 97वें ऑस्कर पुरस्कार 2025 के अंदर हुए थे। इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का पुरस्कार किसने जीता है? अनोरा। ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन है, अनोरा। अनोरा पिक्चर में डायरेक्टर कौन था आपको पता है? शॉन बेकर। शॉन बेकर ने इस मूवी को निर्देशित किया था या डायरेक्ट किया था, और इस मूवी ने तेल का मचा दिया था इस बार ऑस्कर पुरस्कार के अंदर। अभी मैं सारे पुरस्कार आपको एक एक पढ़ाऊंगा, आपको समझ में आएगा कि लगभग पुरस्कार हैं वो इस अनोरा मूवी के आसपास ही घुमा है। चाहे इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड ले लो, ठीक है, बेस्ट स्क्रिप्ट का अवार्ड ले लो, ये सारे अवार्ड इस अनोरा को मिले हैं। तो ये अनोरा मूवी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस मूवी के बारे में। अनोरा, और टाइम मिले तो देख भी लेना। ठीक है, ये जो 97वें ऑस्कर पुरस्कार 2025 वो कब हुए थे? 2 मार्च 2025 को हुए थे। पहले ये जो ऑस्कर अवार्ड दिए गए हैं इनके बारे में एक जनरल जानकारी तो ले लो, जहां से क्वेश्चन अगर ऊपर से पूछा जाए तो। 97वें ये अकादमी पुरस्कार है, ऑस्कर। कोनन ओ ब्राइन, किसने? कोनन ओ ब्राइन ने लॉस एंजलिस के डोल्बी थिएटर में इस समारोह की मेजबानी की थी। एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है, जो ऑस्कर पुरस्कार से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा था कि इसकी मेजबानी या इसकी होस्टिंग किसने की है? कोनन ओ ब्राइन। कोनन ओ ब्राइन, इस शब्द को आप याद रखना, कोनन ओ ब्राइन। कोनन ओ ब्राइन ने इसकी होस्टिंग की थी। ये हुए कहां पर थे? अमेरिका के अंदर जगह पड़ती है लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस के अंदर ये हुए थे। लॉस एंजलिस के अंदर एक डोल्बी थिएटर पड़ता है। क्या पड़ता है? डोल्बी थिएटर। लॉस एंजलिस के डोल्बी थिएटर के अंदर ये कार्यक्रम हुआ था। अब इसके अंदर कोनन ओब्रायन को याद रखना, इन्होंने होस्टिंग की थी। लॉस एंजलिस के डोल्बी थिएटर में ये हुए थे, 2 मार्च 2025 को हुए थे। 97वें क्रम के हैं। ये सारी चीजें तो आपको याद हो गई। अब इससे आगे बढ़ो, इसमें कुछ अवार्ड है। सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का अवार्ड इस क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछ लिया, मैंने आपको राइट आंसर दे दिया, अनोरा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसको दिया गया था? सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड किसको दिया गया था? तो अनोरा के लिए शॉन बेकर को। मैंने आपको बताया था ये अनोरा मूवी है, उसके डायरेक्टर कौन है? शॉन बेकर, ये इनका नाम है। ये भी आपको ध्यान रखना है। शॉन बेकर को कौन सा अवार्ड दिया गया था? सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया था। इन्होंने कौन सी मूवी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था? तो वही अनोरा मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का, बेस्ट एक्टर का अवार्ड है वो किसको दिया गया था? बताओ। एड्रियन बोर्डी को दिया गया था। किसको? एड्रियन बोर्डी। बोर्डी लिख रहा हूं केवल, याद रख लेना। याद रखने का अच्छा तरीका, जिसकी बॉडी अच्छी है वो अच्छा नेता अभिनेता ऐसे मान लेना। बोर्डी को दिया गया था, एड्रियन बोर्डी उनका पूरा नाम है। ये लो यार, एड्रियन बोर्डी को ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। किसके लिए? द ब्रूट लिस्ट मूवी के लिए दिया गया था। द ब्रूट लिस्ट मूवी के लिए एड्रियन बोर्डी को बेस्ट अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया था।
इसका जस्ट अपोजिट कौन सा अवार्ड बनता है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया था? अनोरा के लिए मिक्की मेडिसन। मिक्की मेडिसन को आप याद रखना, मिक्की मेडिसन। मिक्की मेडिसन एक हीरोइन है और यही अनोरा मूवी के अंदर इन्होंने अपना अभिनय दिया था। इसके चलते सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसको दिया गया? अनोरा के लिए मिक्की मेडिसन को दिया गया। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का, सहायक अभिनेता आप समझते हो, जो एक तो हीरो होता है और एक उसके सहायक हीरो होता है ना। दो हीरो होते हैं, एक मेन लीड के अंदर होता है, दूसरा उसके पास के अंदर दो दो हीरो भी होते हैं। कहीं कहीं बार मूवी में आपको बताना चाहिए। तो सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अवार्ड दिया गया था किरण कल्किन को। किसको? किरण कल्किन को। किरण आप याद रखना नाम, किरण कल्किन इनका पूरा नाम है। किरण को किस मूवी के लिए किरण को यह अवार्ड दिया गया था? ए रियल पेन के लिए। किसके लिए? ए रियल पेन के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स का अवार्ड किसको दिया गया था? जो सल्दाना को। एमिलिया पेरेज के लिए दिया गया था, जो सल्दाना को। बेस्ट ओरिजिन स्क्रिप्ट प्ले का अवार्ड किसको दिया गया था? सीन बेकर को दिया गया था। सीन बेकर कौन है? तो वही अनोरा के लिए स्क्रिप्ट जिन्होंने लिखी थी, तो आपको पता होना चाहिए। बेस्ट ओरिजिन स्क्रीन प्ले का अवार्ड किसको मिला था? सीन बेकर को, अनोरा के लिए। सीन बेकर कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको 2 बार बता दिया। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर का अवार्ड किसको दिया गया था? किस मूवी को दिया गया था? नो अदर लैंड को दिया गया था। किसको? नो अदर लैंड। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, उसके लिए जिम्मेदार आप खुद रहोगे। 97वां ऑस्कर पुरस्कार 2025 मैंने सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़ा दी है। मैंने आपको पढ़ाया है 2 मार्च 2025 को इसका आयोजन हुआ था। 97वां क्रम के अकादमी पुरस्कार है। कोनन ओब्राइन ने लॉस एंजलिस के डोल्बी थिएटर के अंदर इस समारोह की मेजबानी की थी। सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का अवार्ड अनोरा को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड सोन बेकर को दिया गया है अनोरा के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड एड्रियन ब्रॉडरी को दिया गया है द ब्रूस लिस्ट के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड अनोरा के लिए मिक्की मेडिसन को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अवार्ड ए रियल पेन के लिए किरण कल्किन को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग एक्टर्स का अवार्ड जो सल्दाना को दिया गया है एमिलिया पेरेज के लिए। बेस्ट ओरिजिन स्क्रीन प्ले के लिए सीन बेकर को अनोरा के लिए दिया गया है। और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? नो अदरलैंड को मिला है। इसमें से कोई सा भी फैक्ट एग्जाम में आ सकता है। मैंने एक बार रिवीजन भी आपको करवा दिया है। यह था भाई 4 मार्च 2025 का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर, जिसको मैंने डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करवाने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और हमारी मेहनत अच्छी लगी तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल वाला आइकन प्रेस करना। उससे क्या होगा, नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और हमें मिलेगा मोटिवेशन। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, इससे दिल एकदम खुश हो जाता है, दिल एकदम गदगद हो जाता है। बाकी शेयर वेयर तो मारे दिया करो। ये पीडीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ के अंदर सारे फैक्ट जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाए ना, उससे भी अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से लिखे हुए मिल जाएंगे। तो सर उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, फीस कुछ भी नहीं लगेगी। ये नंबर है 9887809083। आपको इस नंबर पे कॉल या मैसेज करना है। सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसकी हमें पीडीएफ चाहिए। पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये नंबर दिख रहे हैं ना आपको, एक बार मैसेज कर देना, फिर प्रतिदिन आपको फ्री में पीडीएफ मिलती रहेगी। इसके अलावा ये अपनी वेबसाइट है infusionnotes.com के नाम से, www.infusionnotes.com के नाम से। इस पर क्या मिलता है सर? आप जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम के बारे में जाके यहाँ पर आप सर्च करना है, इस वेबसाइट पे जाके। वहाँ पर आपको बेस्ट हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपको फ्लो चार्ट, डायग्राम, इंडेक्स, टू द पॉइंट सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से लिखी हुई मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो। हार्ड कॉपी में आपके घर पे ये नोट्स डिलीवर हो जाएंगे। इसके अलावा ये अपना इंस्टाग्राम हैंडल है infusion/notes के नाम से, इसको आप जरूर फॉलो करोगे। इसको फॉलो करने से आपको क्या मिलेगा? बाय द वे किसी दिन आप करंट अफेयर की क्लास नहीं ले पाई, हो सकता है कभी कभार आप भी बिजी हो, जरूरी नहीं हर बार मैं ही बिजी रहूँ है। तो उस दिन क्या करना है, आपको अपना ये अकाउंट ओपन करना है और इस पे जाना। डेली की डेली क्लास के बाद में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनमें से हैं, जिनके जो राइट आंसर है वो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो आप वहाँ जाकर भी उसको देख सकते हो। इसीलिए आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर बहुत सारी चीज़ें आपको और मिलेगी। अच्छी अच्छी रील्स हम आपको देंगे, हंसने हंसाने वाली रील नहीं, नॉलेजेबल रील, जिसके अंदर क्वेश्चन आंसर होंगे, पुराने पेपर्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें, एजुकेशनल न्यूज़ वगैरह हम सब कुछ डालते रहते हैं। तो आप इंस्टाग्राम पे हमें ज़रूर फॉलो कर लेना। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ। तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।